तो अभी अपन सिर्फ एसएक्यूज पे फोकस करेंगे आज की जो भी क्लास होने वाली है। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें से आपको या तो प्रॉब्लम आ सकता है या तो डेरिवेशन आ सकता है। मोस्टली तो प्रॉब्लम ही पूछता। पहला क्वेश्चन है डिराइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पूरा डायग्रामेटिकली है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको डिराइव करना है। ग्राफ में आप क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर करो। ये साइड पे वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हम टाइम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट थिंग, बॉडी के पास कोई भी अगर बॉडी मोशन में आ रही तो उसके पास आती है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो स्टार्टिंग के टाइम के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोलेंगे हम, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। जब तक इनिशियल वेलोसिटी है टाइम क्या रहने वाला है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम क्या रहता, जैसा वेलोसिटी है फाइनल में चेंज हो रही कैपिटल वी में, तो बॉडी का टाइम भी आगे बढ़ता। टाइम कौन सी साइड जा रहा है, ये साइड इंक्रीज हो रहा। वेलोसिटी कौन सी साइड इंक्रीज हो रही है, ये साइड। तो इनिशियल वेलोसिटी के दौरान टाइम तो जीरो है, लेकिन जैसा टाइम आ गया एक्शन में तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनता ये वाला, ठीक है। वेलोसिटी भी बढ़ रही, टाइम भी बढ़ रहा। तो हम इससे ड्रॉप करो एक, सपोज करो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया पॉइंट, तो एक टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई अभी अपने पास, v। और यहां से यहां तक क्या है अपना टाइम है, क्लियर है। इसके पैरेलल एक यहां पे लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब आपकी मर्जी से कोई पॉइंट दे सकते हैं। अब देखो टोटल है v और यहां से यहां तक है u, तो इससे लेके यहां तक बनता v माइनस यू। टोटल v है, उसमें से u निकाल दो तो ये v माइनस यू बनता। तो ये सिर्फ इतनी वैल्यू हो गई, क्लियर है। अब देखो अपने पास ये जो फिगर है ये बता रहा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हुआ, ठीक है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो दो एरिया मिलने वाले मेरे को, एक है ये रेक्टेंगल और एक है ये ट्रायंगल, ठीक है। दो फिगर्स आ रहे हैं तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन है, ओ ए डी बी है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी या बी सी डी बोल दो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ कितनी है, यू टी जो बोलते बोलो, तो राइट, लेंथ टी ब्रेथ यू, क्लियर। प्लस हाफ बेस, बेस क्या है, ये है ट्रायंगल, यहां से लेके यहां तक ट्रायंगल है, इसका बेस बीडी है और बीडी की वैल्यू कितनी है, टी है, राइट। इनटू हाइट, यहां से लेके यहां तक होती है हाइट, वो कितना है, v माइनस यू। समझ में आया ये, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये बना v माइनस यू इंटू टी। अब देखो एक इक्वेशन ऑफ मोशन है विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्लस यू इधर आगे क्या बन गया, इज इक्वल टू ए टी होता। तो मतलब ये v माइनस यू की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, तो ये v माइनस यू यहां से हटा दो, हटा दे के लगाओ ए टी, और ऑलरेडी एक टी है वहां पर, तो फॉर्मूला बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। एक आता और एक क्वेश्चन, शो दैट x इज इक्वल टू यू नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बोलता हूं। तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, रिप्लेस s विथ x, u विथ यू नॉट एंड एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप ये वैल्यूज लेके जाके रख देंगे यहाँ पर। आपको डिराइव ये भी बोल सकता है, डिराइव ये भी बोल सकता है, कुछ भी डिराइव करने तो आप ये डिराइव कर लो, होने के बाद में इसको रिप्लेस कर दो ये टर्म से, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है आंसर। नेक्स्ट उसके बाद है प्रॉब्लम्स। वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स है, हम बस ये 3 करेंगे, आ गया गुड, नहीं आया तो आप लोगों को दूसरी चॉइस भी रहने वाली है। क्वेश्चन वीडियो में अच्छा खासा मिल जाता है, आप लोग बस समझ लो। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम होम टू द मार्केट विच इज 2.5 किलोमीटर अवे। अगर इसको अपन डायग्रामेटिकली देखें, ये है होम, ये है मार्केट, ठीक है। आदमी निकला मार्केट को घर से, जो कितनी दूरी पे है, 2.5 किलोमीटर, ये घर से दूर है। अब क्या हुआ, कितनी स्पीड से गया उन्हें घर से मार्केट को, अवे विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल करा देते, तो जाने की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब हुआ क्या,
जब उन्हें मार्केट को पहुंचा तो उसको दिखी मार्केट क्लोज, तो उन्हें रिटर्न पलट के घर को भाग लेते हुए आया। वो स्पीड थोड़ा ज्यादा थी उसकी, वो थी कितनी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 50 मिनट बोल के बोला। तो अब यहां पर हम एक काम करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता, वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को इधर ला लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इनटू टी बन गया। ओके, तो अब यहां पर देखो फर्स्ट बिट मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट थिंग, टोटल बॉडी का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। हम यहां पे देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग बोलेंगे वन एंड सेम है दोनों भी, राइट? एग्जैक्टली। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता। अगर आप फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो प्लस है, रिवर्स आ रहे हैं तो आपका माइनस है। तो अब यहां पर जब आप वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होता बॉडी का, जीरो, वाई जीरो। गया कितना डिस्टेंस होने, 2.5 किलोमीटर, आया कितना डिस्टेंस होने, 2.5 किलोमीटर। वो तो स्पीड है उसकी। होम से लेके मार्केट कितनी दूर है, 2.5 किलोमीटर है। जाने के लिए 2.5 किलोमीटर लगा, मार्केट क्लोज देखी, पलट के घर को आ गया, कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर। देखा गया तो ने ट्रैवल कितना करा, 5 किलोमीटर करा। लेकिन हम बोले जीरो, बिकॉज डिस्टेंस इज डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट वो चीज होती शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होता, या फिर आप बोल दो आप जो इनिशियल पोजीशन पे थे वहां से आप कितना मूव हुए काम होने के बाद आपका। तो अगर उन्हें घर से गया मार्केट और मार्केट से आया घर, तो अभी भी कहा है उन्हें, घर पे ही है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे जीरो। जीरो बाय एनीथिंग विल बी, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई ओवर द एंटायर डिस्टेंस, इट इज जीरो। देन हम आ जाते हैं एवरेज स्पीड पे। जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे देन यू हैव टू टेक टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। समझ में आया? क्या टाइम है अपने पास, टाइम निकाले हम, तो हम जाएंगे पहले टाइम वन के पास। टाइम वन कौन सा, जहां पर उन्हें घर से मार्केट को गया। तो अब देखो अगर टाइम निकालना है मेरे को यही फॉर्मूले से, टाइम को ला लो इधर, बनता ये वेलोसिटी इधर आ गया, टाइम इधर चले गया। तो टाइम टेकन टू रीच द मार्केट, आप ऐसा लिखेंगे एग्जाम में, टाइम टेकन टू रीच द मार्केट इज t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना था, 2.5 किलोमीटर, और गया कितनी स्पीड से होने, 5 किलोमीटर की स्पीड से गया। जाते वक्त स्पीड कितनी है उसकी, 5 है। अच्छा डेसिमल हटा तो 25 बन जाता और नीचे आया था 50। जितने डेसिमल उतने जीरो नीचे आते। 25 वन जा 25 टू जा, तो 1/2 कितना हो गया, आवर। आधा घंटा लगा उसको जाने के लिए। समझ में आया ये? अब हम निकालेंगे टाइम t2। ये होता टाइम t2 कौन सा, टाइम टेकन टू रीच होम फ्रॉम द मार्केट। तो उसके डिस्टेंस कितना है, अगेन 2.5 है, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगा इसकी, दोनों डेसिमल्स का आंसर करो, ये बनता है 25/75। 25 वन जा 25 3 जा, तो ये 1/3 आवर हो गया ये। क्लियर है? तो अब आ जाएंगे अपने आंसर पे। ऊपर का रख देता हूं मैं, कल वीडियो आती है वहां से आराम से देख लो आप लोग। अब देखो अगर हम वापस से फॉर्मूले पे आ गए, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2.5 जाने 2.5 आने, राइट? और टाइम वन कितना था, हाफ, और ये 1/3। अब देखो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 5। और दोनों में निकलता है एलसीएम, ये 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई होता, 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता। 3 प्लस 2/2 3 जा 6 आ जाता सबसे ऊपर, और ये 3 प्लस 2 कितना होता, 5 एंड 5 गेट कैंसिल, तो क्या बना आंसर, 6। वेलोसिटी एवरेज स्पीड यूनिट क्या होते हैं इसके, मीटर, किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड थी ओवर द एंटायर डिस्टेंस। समझ में आया क्वेश्चन ये? जब आप वेलोसिटी लेंगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, और जब आप स्पीड लेंगे तो वहां पर आपको डिस्टेंस कवर करना है।
टाइम टेकन दोनों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले वाले में जीरो आ रहा था इसलिए हम टाइम कैलकुलेट ही नहीं करें, दूसरे में काम आया इसलिए हम टाइम कैलकुलेट वहां कर लिए। अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस at a speed of 10 km per hour, the second third at the speed of 20 km per hour and the last third at 60 km per hour। आप निकले अपने घर से, जा रहे हैं कहीं फार्म हाउस को, उसको 3 हिस्सों में बांट दिए रास्ते को। पहले अपने घर से निकले, गलियों में से रोड पे आए, तो जब जा रहे थे घर कहने से तो उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर, आस बाजू लोग आते वगैरह वगैरह। फिर आए अपने संतोष नगर की मेन रोड वहां की, वहां पे जो भी था, वहां पर कितनी स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। जैसा हाईवे पे आते की स्पीड बढ़ गई। खैर वो ये क्वेश्चन के हिसाब से अलग है, अपनी 200 220 जाती कहते हैं। तो 10 20 60 ये 3 हाफ ने डिवाइड करा, फर्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड एंड लास्ट थर्ड। पहली स्पीड 10 किलोमीटर, दूसरी 20 और तीसरी कितना हुआ। अच्छा उन्हें क्या कैलकुलेट करो बोला, फाइंड द मीन स्पीड ओवर द एंटायर डिस्टेंस। अगर इतने इतने पार्ट्स में इतनी इतनी स्पीड है तो बोलो कि टोटल पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया हम, तो उसकी स्पीड कितनी है। तो आंसर बड़ा सिंपल है, पहले आप वेलोसिटीज लिख लेंगे। v1 इज इक्वल टू 10 kmph किलोमीटर पर आवर, v2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर एंड v3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। मेन स्पीड बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, फॉर्मूला है 3v1 v2 v3 बाय v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1। तीनों स्पीड ऊपर आए थे, नीचे दो दो स्पीड मिलेंगे, v1 v2 v2 v3 v3 v1। ठीक है, अब वैल्यूज क्या है इसके, 10 20 60, 10 20 20 60 60 इंटू ओके 3 10 का 30 इंटू 2 60, तो 600 हो गया है। 600 इंटू 60 लिख सकते हैं इसको अपन, 10 20 200 होता, 2 6 1200, 6 10 600 हो गया है। तो 600 इंटू 60 200 1200 1400, 1400 प्लस 600 कितना हो गया 2000। ये जीरो ये जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो चले गए, 2 1 2 3 6 कितना हो गया, आए हाय 1000 हंड्रेड कहाँ की चले गए। आखिर में कितनी स्पीड हुई, अगर स्टार्टिंग का थर्ड 10 किलोमीटर की स्पीड से गया, उसके बाद का थर्ड 20 किलोमीटर की स्पीड से गया, उसके बाद का 60 किलोमीटर की स्पीड से गया, तो पूरों का डिस्टेंस पे ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी मिली उसकी। समझ में आया ये प्रॉब्लम। देन क्लास क्वेश्चन ये यूनिट से, show that the maximum height reached by a projectile launched at an angle of 45 degree is 1/4 of its range। तो थीटा की वैल्यू दिया 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद रखना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला है ये, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको बस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, थीटा कितना है 45, तो साइन स्क्वायर साइन 245 का कितना होता 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, तो आंसर क्या बचा इसका u स्क्वायर बाई, ये क्या आ गया मेरे को रेंज आ गया u स्क्वायर बाई g। क्लियर है। देन आप हाइट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर बोल तो स्क्वायर का तो छोड़ो, साइन 45 का आंसर 1/√2 होता, स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आता है बाई 1, स्क्वायर रूट कटा बचा कौन 2। अच्छा 2 2 तक कितना बन गया है, क्लियर है यहाँ तक। क्या हम इसको 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी लिख सकते, ऊपर से 1 बाहर आया नीचे से 4 बाहर आया, देन फाइनली यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी है अपने, सो देयरफॉर the maximum height reached by a projectile launched at an angle 45 degree is 1/4। 1/4 किसको बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं, नहीं 1/4, तो 1/4 ऑफ इट्स रेंज। तो कौन 1/4 रहना बोला, मैक्सिमम हाइट यानी h, वो रहना 1/4 यानी 1/4, किसका रहना रेंज का। प्रूफ हो गया वो।
तो ये 4 आंसर स्ट्रेट लाइन से पढ़ेंगे आप, मोशन ये स्ट्रेट लाइन से आ गया तो इंशाल्लाह इसमें से हो जाता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, वहां से कैसे क्यों मिलता है आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो उसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे। पैरेललोग्राम का शेप, राइट, इसके पॉइंट्स मेंशन करो ओ ए बी सी। नाउ कंसीडर टू वेक्टर्स, पहला वेक्टर पी और दूसरा वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो रख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको दो वेक्टर्स को कंसीडर करना है, लेकिन एडजेसेंट साइड्स पे कंसीडर करना है, मतलब एक के पास एक रहना साइड। यहां पर एक ले लिया, उसके पैरेलल में नहीं लेना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंसीडर टू वेक्टर्स P एंड Q। कैसा रिप्रेजेंट करें उसको हम, रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, कंसीडर टू वेक्टर्स P एंड Q बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर दो कंडीशंस में आता, एक है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा है उसका डायरेक्शन। ये दोनों भी चीज है तो वो वेक्टर है, खाली मैग्नीट्यूड हो गया तो वो स्केलर बन जाता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंसीडर टू वेक्टर्स P एंड Q रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, दोनों को उतारे कहां से, हम एक ही पॉइंट से उतारे, तो ऐड कर दो। अगर स्टेटमेंट में करना चाहें तो ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O। तब इन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कैसा रिप्रेजेंट होता, वो होता है बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। कैसा होता है रिप्रेजेंट उन्हें, बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, दो डायगोनल्स बनते हैं यहां से, एक ये डायगोनल बनता है और एक ये डायगोनल बनता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, वही पॉइंट जहां से दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें। तो रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करना है अपने को, आर। तो लिखेंगे कैसा स्टेटमेंट, कंसीडर टू वेक्टर्स P एंड Q represented by two adjacent sides of parallelogram drawn from point O, then its resultant can be represented by diagonal of parallelogram drawn from point O। क्लियर है यहां तक डायग्राम, अभी स्टेटमेंट क्लियर है। देन आ जाते हैं हम इसके प्रूफ पे। अच्छा, प्रूफ तो है ना, खैर डेरिवेशन है। डेरिवेशन किसका किसका बोला हमने, मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन निकालना है। क्लियर है, अब देखो मैग्नीट्यूड के लिए आप पहले वैल्यूज तो ले लो ऐसे, O से लेके A का आंसर कितना है, P है। O से लेके C कितना है, Q वेक्टर है। और O से लेके B कितना है। अच्छा, डेरिवेशन जब भी करेंगे ना, कोई ना कोई कंसिडरेशन होता, तो हम यहाँ पर एक कंसिडरेशन कर रहे हैं, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें और पॉइंट A को एक्सटेंड करें, तो ये दोनों जाके कहाँ मिले, एक पॉइंट पे जिसका नाम हम दे रहे हैं D। क्लियर है अभी ये। अब कंसिडर कर लो के बीच का एंगल, P और Q के बीच का एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा, P और R के बीच का एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं अल्फा। अगर P और Q के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा हो गया। क्लियर है ये। अब अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, एक है बड़ा वाला OD एंड B और दूसरा है AD एंड B। ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल ODB पाइथागोरस थ्योरम क्या है, hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square। what is hypotenuse, यहां से यहां तक ये hypotenuse OB, राइट। फिर adjacent क्या है, देखो OD है, opposite क्या है, BD है। then can we write this OD as O से लेके A प्लस A से लेके D। तो हम इसको लिखेंगे OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये आता A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्या बच गया यहाँ पर, अच्छा ये है OB स्क्वायर। क्लियर है, OB की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू कितनी है, AD नहीं मालूम वैसे रख देंगे, प्लस 2 OA की वैल्यू है P इंटू AD प्लस, कीप दिस एज इक्वेशन नंबर। यहां तक समझ में आया है। अब आ जाइए छोटे वाले ट्राइंगल पे यानी ADB पे। यहां से अब दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करो, cos थीटा है sin थीटा है। cos थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, sin थीटा का, अच्छा ये थीटा है, इसका एडजेसेंट होता है AD और ऑपोजिट होता है BD। हाइपोटेन्यूज क्या है,
हाइपोटेन्यूज इज ए बी। क्लियर? अगर O से लेके C Q है तो उसका पैरेलल फेस ये भी Q ही होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट की जगह लिखेंगे AD और हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिखेंगे AB, ऑपोजिट की जगह पे लिखेंगे BD और हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या AB की वैल्यू Q है, ये AB की वैल्यू भी Q है, Q क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q cos थीटा बन गया इज इक्वल टू AD आता, Q क्रॉस मल्टीप्लाई करो Q sin थीटा, इसका आंसर BD आता। अब ये AD और BD लेके जाके क्या करना है, यहाँ पे वापस से रख देना है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर एज इट इज, AD की जगह पर रखेंगे Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2P और AD की जगह पर क्या आता, प्लस BD की जगह पर, समझ में आए, स्क्वायर को स्प्लिट करा मैं तो Q स्क्वायर एक होता और cos स्क्वायर एक होता। अब यहां पर भी स्प्लिट करो, Q स्क्वायर एक हो गया और sin स्क्वायर एक हो गया। क्लियर है अभी? ये दोनों में से Q स्क्वायर कॉमन आता, तो अगर Q स्क्वायर बाहर लिए तो ये बचा cos स्क्वायर और ये बचा sin स्क्वायर प्लस साथ में क्या है इसके 2PQ cos थीटा, ये निकाले हम R स्क्वायर, देन फाइनली स्क्वायर इधर आके बना रूट, ये होता P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1 Q स्क्वायर इनटू 1, देन फाइनली रिमेनिंग क्या है, तो ये एक्सप्रेशन होता आपका मैग्नीट्यूड का। Therefore, the magnitude of resultant is R is equals to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta। इसके बेस पे इंपॉर्टेंट VSCQs देता हूं आपको। P का एक वैल्यू देता 3, Q का एक वैल्यू देता 5 और दोनों के बीच का एंगल देता 60 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। आपको बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, R निकालना है। फिर देखेंगे बेसिक में अगर आया तो। ओके, उसके बाद उन्हें और क्या पूछना है, यहाँ पे डायरेक्शन पूछता है रिजल्टेंट का। डायरेक्शन है मुराद, उन्हें पूछ रहा है ये अल्फा की वैल्यू, ठीक है। आर का एंगल कितना है, अल्फा है, तो हम निकालेंगे ये वाला पार्ट। तो tan अल्फा फॉर्मूला होता है इसका ऑपोजिट बाय ऑपोजिट, अल्फा का ऑपोजिट BD होता और एडजेसेंट क्या होता, O से D होता पूरा, उसको क्या हम OA प्लस AD लिख सकते हैं, O से लेके A फिर A से लेके D। अल्फा यहीं पे रखो, tan राइट पे आया तो tan इनवर्स बन जाता। BD की वैल्यू कितनी है अपने पास, Q sin थीटा है, OA की वैल्यू P है और AD की वैल्यू क्या है, दैट्स इट। ये होता है इसका डायरेक्शन। समझ में आया आंसर? देन एक क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट एन एंगल इज पैराबोला। फर्स्ट थिंग, ट्रैजेक्टरी बोलते किसको, या फिर बोलो प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं। कोई भी बॉडी को अगर हम एक एंगल पे थ्रो करें तो वो बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। चौक है, चौक को मैं फेंका एक एंगल पे, तो ये क्या हो गया अभी आपके लिए, प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसको बोलते हैं हम ट्रैजेक्टरी। तो अपने को डेफिनेशन है पूछा, उन्हें बोला कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको एक सर्टेन एंगल थीटा पे थ्रो करें, उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोलिक रहना। पैराबोलिक बोले तो ऐसा रहो या ऐसा रहो, इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक शेप। क्लियर है? बट हम शेप से नहीं बताते, शेप से तो हम अज्यूम भी करें तो मालूम हो जाता। अब देखो कोई भी चीज में चौक का डस्टर है, अगर ऐसा उछाला ऐसा जाता, ऐसा तो नहीं गिर जाता, जब ऐसे ट्रैवल करके वापस जाता, तो शेप तो पैराबोलिक है। लेकिन अपने को मैथमेटिकली बताना है। तो नाउ लेट अस कंसीडर एक बॉडी है जिसको हम क्या करें, हवा में फेंके विथ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी है तो उसका एंगल कितना बोलेंगे हम, थीटा पे फेंके। अब ये बॉडी गई 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 आखिरी में आके नीचे गिर जाती। क्लियर है? ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है बॉडी का। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहां पर देखो, अच्छा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जब भी आप डायग्राम उतारेंगे, डायग्राम उतारते पहला काम रहना उसका डिस्क्रिप्शन, चाहे बेसिक टर्म्स में और ओन लैंग्वेज में ही लिखना। बुकों का रट्टा मार के लिखेंगे मार्क्स, गारंटी तो मैंने देता हूँ उसके आते की, लेकिन आप ओन से लिखेंगे तो 100% गारंटी के फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। कंसीडर ए बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा अब होता क्या, मतलब कोई भी चीज को फिजिक्स में खास तौर में बीच अदर नहीं यूज कर सकते, वी हैव टू यूज इट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर u इनिशियल वेलोसिटी
एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही, तो u cos थीटा बन जाता x का कंपोनेंट, और जिसका थीटा नहीं बनाई वो होता u sin थीटा। u cos थीटा ये डायरेक्शन में जा रहा और u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा। क्लियर है ये? जिसके साथ थीटा उन्हें cos, जिसके साथ थीटा नहीं है वो sin। तो हम यहाँ पर वो टर्म्स लिख लेंगे क्योंकि हम x एक्सिस पे काउंट कर रहे हैं अभी। तो ux कितना होता, u cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका x है क्योंकि x एक्सिस पे करा। अच्छा, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज ऑलवेज 0। अगर y एक्सिस पे जाने तब हम उसका एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं, और t को कंसीडर करें हम कैपिटल T, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है, और एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम t को भी टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, अभी डिराइव करे थे, s is equals to ut plus half at square. Now what is u cos theta, what is t, capital T, half एक्सेलरेशन कितना है, अच्छा 0 है तो ये पूरा टर्म 0 बन गया, और s कितना बोले हम, तो x is equals to u cos theta into t बन गया है। t यहीं पे रहने दो, u cos theta मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आके क्या हो गया, तो t का एक इक्वेशन मिल गया मेरे को, वो है x by u cos theta। क्या यहाँ तक क्लियर है अभी सबको? अब आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस पे। तो uy कितना बना, देखो u sin थीटा बना। एक्सेलरेशन क्या बनता है यहाँ पर, माइनस, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आया मतलब ऊपर से नीचे आ रहा तो प्लस जी, नीचे से ऊपर गया माइनस जी। तो बॉडी अभी कौन से डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या लेंगे उसका आंसर माइनस जी। टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड क्या देखना है अपने को, एस तो हो गया अपना वाई। सब्स्टिट्यूट अगर करें वही फॉर्मूले में, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला यही है, टर्म्स वहां के सब्स्टिट्यूट करें। टी कितना है यहां पर निकाले, x बाई यू कॉस थीटा, क्या हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस g बाई 2, और t की वैल्यू कितनी है, ठीक है। क्या करें हम, ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो इक्वेशन आया था वो ले गया कि मार्क डाले, दिस u एंड दिस u गेट क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता, इंटू एक्स, ये होता एक्स स्क्वायर बाई 2, u के ऊपर स्क्वायर है तो u स्क्वायर, एंड क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन लोगों को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, जस्ट x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको a मान लेंगे, और x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उसको b मान लेंगे, विच इज g बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अभी आप बस अभी वैल्यूज वापस रिप्लेस करो, tan की जगह a और इसकी जगह पर b। तो ये जो इक्वेशन आया ना, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x या फिर y के ऊपर स्क्वायर रहा खाली इक्वेशन में, तो वो होता है पैराबोलिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या हम बॉडी की ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की पैराबोलिक बता दिए, डायग्राम से तो दिख रहा है, लेकिन मैथमेटिकली हम ये इक्वेशन से बताएं। समझ में आया आंसर ये? इसके बाद एक क्वेश्चन आता ये यूनिट का, आरओबी, डिफाइन यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर बोलता हूं उन्हें, ठीक है। तो सिंपल है, यूनिट, नल, पोजीशन। अगर कोई भी वेक्टर, पहले तो वेक्टर का फॉर्मेट क्या रहता, वेक्टर के ऊपर हम एरो से डिनोट करते हैं, लेट अस से इट इज xi yj zk। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कैप से, किससे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर कैप आ गया तो उसको यूनिट वेक्टर होता है। अपने को आया भी क्वेश्चन एग्जाम में, नहीं आया, आया है। तो यूनिट वेक्टर होता है क्या, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। क्या होता है यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा कैलकुलेट करते हैं, मॉड्यूलस लगा के कैलकुलेट करते हैं, राइट, अंडर रूट ऑफ उसके वैल्यूज डालते हैं, खैर उसका सब लिखना नहीं है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, एक कैप है अगर यूनिट वेक्टर, तो फॉर्मूला है a बाई मॉड्यूलस है। क्या है फॉर्मूला उसका, a बाई मॉड, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं नल वेक्टर पे। नल किसको बोलते हैं, हम जीरो को बोलते हैं, यूनिट 1 को बोलते हैं। तो उसका आंसर था मैग्नीट, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसको बोलेंगे हम नल वेक्टर। क्लियर है ये?
नेक्स्ट आ जाएंगे हम पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर होता क्या, अगर हम प्लेन में, प्लेन किसको बोलते हैं हम, ये x ये y ये z, कहीं पर भी ओरिजिन से प्लेन में कहीं पर एक पॉइंट है p x y z, एक लाइन है जो ओरिजिन को एक पॉइंट से मैच ज्वाइन कर रही, अ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड अ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ये मतलब यहां पर नहीं है, ये बाहर की साइड आ रही है, ऐसा आ रही है पॉइंट, पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो स्पेस किसको बोलते हैं हम, एक्स वाई जेड एक्सेस पूरा मिला रही है तो स्पेस बनता है, 3D ज्योमेट्री टाइप। तो अगर एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन को और एक पॉइंट जो स्पेस में है दोनों को ज्वाइन करी, उसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। डिनोट कैसा करते हैं हम उसको, ओपी। फॉर्मूला क्या बनता है, पॉइंट एक्स वाई जेड है तो उसको बोलते हैं हम एक्स आई वाई जे जेड के। इसका मॉड्यूलस क्या होता है ओपी का, अंडर रूट आई के साथ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, जे के साथ वाई है तो वाई स्क्वायर, के साथ जेड है तो ये होता है आपका एक एससी की। डिफाइन यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। यूनिट क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। नल क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। पोजीशन वेक्टर क्या होता, अगर कोई भी एक लाइन जो ओरिजिन को और पॉइंट को ज्वाइन करी उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है ये। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो कोविड के बाद से अच्छा खासा पूछ रहा आप लोगों को, किस्मत अच्छी रहे तो ये साल भी आ जाता। इफ a plus b is equals to a minus b, then show that the angle between the vectors a and b is 90 डिग्री बोलता हूं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो दोनों के ऊपर स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेके चलो पहले तो ये काट देंगे। ये जो ए बी है ना, ये दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट आता, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स में दो किस्म का प्रोडक्ट होता, एक होता डॉट और एक होता क्रॉस। तो अभी जो वेक्टर्स है उसमें डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होने वाला है, तो ये होता 2ab cos थीटा और ये है माइनस 2ab। समझ में आया क्या करें हम यहाँ पर, 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट हट के हमेशा क्या था, cos आता, क्रॉस हटा तो क्या आता, साइन आता। अब ये माइनस 2ab इधर आगे क्या बना, प्लस 2ab cos थीटा हो गया, इज इक्वल टू 2ab में 2ab ऐड करो क्या बना, ab4 को छोड़ दो, खाली cos थीटा की वैल्यू क्या ले लो, cos थीटा में 0 कब आता, cos 90 डिग्री पे आता। cos और cos कैंसिल करो, थीटा क्या बचा। अच्छा ये एंगल a एंड b के बीच का कैसा मालूम होता, बिकॉज जो हम यहाँ पे टर्म लिए वो था 4ab, साथ में कौन है, तो हम बोलेंगे द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। समझ में आया, मोशन इन ए प्लेन ज्यादातर पैरेललोग्राम और ट्रैजेक्टरी में सही देखना है, बट कोविड के बाद ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा पूछो, बेसिक वाले, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। यहां से आपको मिलेगा एक एससीक्यू। मोस्टली देखो यहां से पूछता हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा पूछता मेथड्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन। ये ऑलमोस्ट सब जने याद करे हुए होंगे, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेंगे। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में क्या क्या हो सकता, डेली लाइफ के हिसाब से देखें, जमीन पे सही से हम चल सक रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन है बोलते। फ्रिक्शन किसके बीच में है, अपने पैर के और जमीन के बीच में। सेफ वॉकिंग ऑन द फ्लोर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फिंगर्स कैन होल्ड द चॉक और होल्ड द पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। व्हीकल्स मूव ऑन द रोड, बिना स्लिप हुए या स्किड हुए जा सक रहे सही से, किसकी वजह से, फ्रिक्शन। किसके बीच में, टायर और जमीन के बीच में, रोड के बीच में बोल दो, ठीक है। ऑटोमोबाइल और क्या है अपना यहाँ पे, कीला, दीवार में अगर हम मार रहे हैं, स्क्रू फिट कर रहे हैं, तो किसकी वजह से फिट हो रहा है या मारे जा रहा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेल्स एंड स्क्रूज आर हेल्ड कहां पर, इन द वॉल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। आप ऐसे n नंबर ऑफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, n नंबर ऑफ एडवांटेजेस डाल सकते हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस में आपको एक चीज दिमाग में रखना है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती जो कि वेस्ट जाती। नॉर्मली अगर करना है तो हम हाथ रब करके देख सकते हैं, उसमें हीट जनरेट होती, लेकिन जैसा हम हाथ खोले खत्म, हीट रहती ही नहीं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लॉस होता है इस वजह से हीट इंजन से। क्या होने वाला है, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लॉस इन हीट इंजन, हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन गोज वेस्ट। और उससे ज्यादा होता क्या मालूम, ज्यादा फ्रिक्शन होने से, फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, घसे जाना, या बहुत ज्यादा मतलब उन लोगों के बीच में ग्रिप इतनी ज्यादा हो जाती
कि खत्म। जैसा कि अपने मशीन के अंदर पार्ट्स हो रहे थे, ऑयल अगर खत्म हो गया गाड़ी के अंदर अपने पास इंजन में, तो मशीन पार्ट्स डैमेज हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है गियर्स के बीच में या पार्ट्स के बीच में। तो उसको बोलते हैं हम वेयर एंड टेयर, WEAR, वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है? टूट जाना या मुड़ जाना। किसका? मशीन पार्ट्स का। क्यों इनकी जरूरत? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी है जो कि हम नॉर्मली लिख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस आप एटलीस्ट दो तो लिखना। पहला वाला, हीट जनरेट होती फ्रिक्शन की वजह से, जो कि वेस्ट चले जाती, हीट इंजन में लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लॉस होता। तीसरा, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन पार्ट्स इंक्रीजेस। एटलीस्ट ये तो करके, ये हो गया एक आंसर। उसके बाद उन्हें पूछता, मेंशन द मेथड्स यूज्ड टू डिक्रीज फ्रिक्शन, मेंशन द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अलग अलग तरीके के। तो चार मेथड्स है। पहला है पॉलिशिंग, दूसरा है लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेशन बोल दो, तीसरा है बॉल बियरिंग्स, चौथा है स्ट्रीमलाइनिंग। तो पहला मेथड जो है पॉलिशिंग, उसमें होता है क्या? अगर हम सरफेस को पॉलिश करें, जैसा कि अपने घर के मार्बल्स, पत्थर जो भी होते, ज्यादा उसको पॉलिश करें तो क्या होता है? ग्रिप चले जाती। जैसा अपन अभी जो ठहरे हुए फ्लोर पे, उसमें ग्रिप अच्छी खासी है, बिकॉज ये पॉलिश नहीं है, नॉर्मल पत्थर है। लेकिन अगर इसको हम पॉलिश कर दिए, थोड़ा भी अगर चिकनाहट आ गया तो होता है क्या? पैर स्लिप होकर गिर जाते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिश करने से सरफेस में जो इरेगुलरिटीज रहती है चले जाती, जिस वजह से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। तो हम सब ने लिखेंगे, बाय पॉलिशिंग द सरफेसेस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। ये पहला मेथड है। दूसरा है ल्यूब्रिकेशन, लुब्रिकेंट्स जो चिकनाहट पैदा करते, जैसा कि ऑयल एक होता, ग्रीस हो सकता, एक्सेट्रा, और मेनी मोर आते रहते। तो ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल एंड ग्रीस, ये क्या कर रहे हैं? इसको यूज करते हैं हम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस एक्सेट्रा आर यूज टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। कैसा डिक्रीज हो रहा? जैसे आपने एक नॉर्मल सा बॉडी लोशन भी लगा ली, वो भी एक मॉइस्चराइजर लुब्रिकेंट की तरह ही काम कर रहा है। क्या करता? जो फेस पे या फिर स्किन पे जो इरेगुलरिटीज रहते, उसको उन्हें फिल कर देता, यहाँ से फ्रिक्शन कम होता। फेस विंटर में कैसा खुरखुरा हो जाता पूरा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बढ़ गया फेस की स्किन में, हाथ में। मॉइस्चराइजर लगाते ही क्या होता? फेस स्मूथ हो जाता। मैं ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ। आप रोड पे भी देखो, अगर ऑयल डाल दिया अगर जमीन पे, तो वहां पर भी फ्रिक्शन कम हो जाता अपना। नेक्स्ट आता बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग जो छर्रे आते, देखो गाड़ियों में यूज करते हैं मोस्टली, बेरिंग फैन में आते, बहुत सारे डिवाइसेस में। तो होता क्या? फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये तीन ऑर्डर में होते। सबसे ज्यादा कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग में। अगर कोई बड़ी है जैसे अलमारी है, उसको पकड़ के खींचे तो ज्यादा ताकत लगती। वाई? बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन में है, उसके अंदर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है एक हिसाब से। वही अगर उसके ऊपर टायर लगा डाला तो एक हाथ से पकड़ के खींच के लेके आ सकते हैं। वाई? क्योंकि जब रोलिंग फ्रिक्शन आया था ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती। इसलिए बॉल बियरिंग क्या कर रहा? बॉल बियरिंग कन्वर्ट करता स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें? रोलिंग फ्रिक्शन। अगर स्लाइडिंग से रोलिंग में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। तो बॉल bearings are used to convert sliding friction into rolling friction, thereby decreasing the friction. नेक्स्ट आता स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग मोस्टली ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन से काम आता। जैसा कि अपनी गाड़ी का जो वाइजर होता स्ट्रेट नहीं रहता, थोड़ा सा बेंड रहता। एरोप्लेन भी आप देखेंगे कहीं भी ऐसा फेस स्ट्रेट वाला नहीं मिलता आपको, कर्व शेप में रहता, वो होता स्ट्रीमलाइनिंग। उससे होता क्या? जो हवा आती ना, हवा और अपनी गाड़ी के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता, उसको कट करने एरोडायनेमिक्स, हवा क्या होती? वाइजर से कट होकर चली जाती। तो स्ट्रीमलाइनिंग क्या कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स आर स्पेशली डिजाइन, या बोलो आर स्ट्रीमलाइन। क्यों स्ट्रीमलाइन करे? टू डिक्रीज द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, हवा की वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको रिड्यूस करने में स्ट्रीमलाइनिंग यूज करते हैं। दोनों आंसर्स क्लियर है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है दोनों क्वेश्चन। अब आ जाएंगे जो लीस्ट, लीस्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, ये भी आया अच्छा खासा एग्जाम में। पुलिंग एंड पुशिंग एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसको उतना ही कम पूछता फाइनल एग्जाम में। उन्हें पूछता व्हाई द पुलिंग ऑफ लॉन रोलर इज प्रेफर्ड टू पुशिंग इट, पुश करने से ज्यादा हम पुल करना क्यों प्रेफर करते हैं? तो अगर हम दोनों केसेस देखें यहाँ पे लॉन रोलर के लिए, सपोज करो ये एक लॉन रोलर है जो कि जमीन पर है, ठीक है। अब हमेशा जो ग्राउंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करती है उसको बोलते हैं हम वेट, विच इज एमजी, ठीक है। अब एमजी को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स काम करती है, उसको बोलते हैं हम एन, विच इज नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन से याद आया, आप लोगों को लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन भी पढ़ना है। 4 लॉज है सर, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आता है लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एन, एक फॉर्मूला है। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इनको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो आप लोग हो सका तो वो भी एक बार देख लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, पुश करने का तरीका ये वाला होता,
तो अगर मैं फोर्स ये डायरेक्शन में अप्लाई करूं तो फोर्स किधर जा रही, ये साइड पे जा रही। एंगल लेटर से ये थीटा है, ठीक है। तो यहां पर जाने वाला कौन सा फोर्स है, ये फोर्स अप्लाई करें आप, इसके साथ थीटा बनाया तो ये होता कॉस थीटा, और नीचे की साइड तो ये होता कौन सा। अगर इसको बैलेंस करना है तो एक प्रिंसिपल अप्लाई करना है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड में कौन है, देखो एन है, और डाउनवर्ड में है एफ साइन थीटा प्लस एम जी। क्लियर है। अब ये जो एन की वैल्यू है वो लेके जाके यहां पर रखो। सो एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एम एफ साइन थीटा प्लस एम जी। क्लियर है। अगर सेकंड केस में कंसिडर करो लॉन रोलर का, जहां पर हम पुल कर रहे हैं, अब देखो नीचे की साइड जो एक्ट करा वो वेट होता है और ऊपर की साइड जो एक्ट करा वो नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मैं पुल कर रहा हूँ, पुल करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पकड़ के ये डायरेक्शन में खींचते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन में खींचे तो फोर्स कहां पर रहती, ओके। इन्हें एंगल बने थीटा इसके साथ, तो ये बनता कॉस थीटा का कंपोनेंट और ये बनता कौन। तो अगर वही प्रिंसिपल अप्लाई करें, टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, तो एन प्लस एफ साइन थीटा अपवर्ड फोर्स हो गई, और डाउनवर्ड फोर्स कौन है, एम जी। एन यहीं पे रहने दो, एम जी एज इट इज, प्लस एफ इधर आए, क्या बना, इसको फिर फ्रिक्शनल फोर्स में डालो तो म्यू आर इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये होती फ्रिक्शनल फोर्स पुलिंग की, और ये फोर्स होती पुशिंग की, ठीक है। पुलिंग में ज्यादा फोर्स लग रही है आपको या पुशिंग में ज्यादा लग रही, देखो प्लस अगर हो रहा तो मतलब है वेट फोर्स इंक्रीज होने वाली यहाँ पर, और अगर माइनस करें तो हम क्या होता है, ऑब्वियसली कम हो रहा। तो प्लस में ज्यादा होती फोर्स, माइनस में कम होती। ये है पुशिंग का केस, ये है पुलिंग का केस। तो बोलो किस में ज्यादा फोर्स लग रही, तो क्योंकि ज्यादा फोर्स इसमें लग रही इसलिए हम बोलेंगे पुलिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ पुशिंग, क्योंकि पुलिंग में आपको कम फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाली। क्लियर है ये आंसर। अब आ जाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी मारा मारते की बोलते, अपन भी मारते, मारने के बाद बोल देते कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये नॉर्मल सी बात है मेरे पास। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं हम, डी बाई डी टी। ये डेरिवेटिव्स अगर कोई मैथ्स के स्टूडेंट है तो लोगों को मालूम होता। रेट ऑफ चेंज यानी डी बाई डी टी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। डी बाई डी टी को हम मोस्टली कैसा लिखते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा टी। किसका रेट ऑफ चेंज बोला उन्होंने, मोमेंटम का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर है। और हम क्या करते, ये तो हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। इन्हें बोलता डिराइव एफ इज इक्वल टू एम ए बोलता, ये वाला एक इक्वेशन। तो हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P बाई डेल्टा टी होता। हम एक स्मॉल चेंज की तरफ से डेल्टा को हम लिख सकते हैं D। और अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी हट के क्या आने वाला है, कांस्टेंट, वो बोलेंगे हम K है। डेल्टा को लिख दो dP बाई dt। डेल्टा हटा D लगा क्योंकि बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। आज करके ही आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम दैट K इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई चीज प्रूफ करें तो एक अजम्पशन जरूरी है। तो हम बोलेंगे कांस्टेंट की जो वैल्यू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, उसकी वैल्यू क्या बोले हम, तो F क्या बन गया, dP बाई। नाउ व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ मोमेंटम की जगह पर लिखा mv बाई dt, अच्छा डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है, वो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता। और मास क्या है बॉडी का, एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करें, मास को बाहर निकाले तो अंदर रह गया dp बाई, बस ये हम बाहर आए, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई होता नहीं। और एक चीज, द रेट, एक सेकेंड, ये v है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा, देयरफॉर f इज इक्वल टू, समझ में आया ये आंसर। तो ये खत्म होता है आपका लॉ ऑफ मोशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, मेथड्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ लॉन रोलर, एंड न्यूटन सेकंड लॉ डिराइव एफ इज इक्वल टू एम ए। आप और एक एक्स्ट्रा आंसर पढ़ेंगे, स्टेट द लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें 4 पॉइंट है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 7 से 2 एसए क्यूज आते हैं।
कोई यूनिट में से नहीं आते, सिर्फ ये यूनिट से आते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन यूनिट का नाम है। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ, वो है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और लास्ट अगर ये 5-6 साल से भी आ रहा कंटिन्यूअसली तो भी आ सकता, वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंटर ऑफ मास है क्या? पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास एक जगह टिका हुआ रहता, कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा बोलेंगे? इट इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अब आता सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट, यहां का फर्स्ट पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहां से वेट एक्ट करना स्टार्ट करता। इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। सेकेंड पॉइंट, ये इंडिपेंडेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, क्या है ये? जैसा कि वेट का फॉर्मूला क्या होता? m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉर्मूले के बेस पे हम बोल सकते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी जहां पर भी आ रहा है वो डिपेंडेंट है किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, लेकिन मास इट इज इंडिपेंडेंट। तो आप लिख देना यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां लिख देना आप डिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्मॉल बॉडीज के केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों कोइंसाइड करते। सेंटर ऑफ मास, मास के केस में स्मॉल बॉडीज लेंगे हम, और वेट के केस में हम लार्ज बॉडीज लेंगे। और लार्ज बॉडीज के केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट कोइंसाइड। ठीक है, in case of small bodies center of mass and center of gravity coincides, in case of very large or large bodies center of mass and center of gravity do not coincide। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास है इसलिए हम बोलेंगे इट रिफर्स टू मास ऑफ द बॉडी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसमें वेट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए लिखे हम इट रिफर्स टू वेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। समझ में आया? ये 4 पॉइंट लिखो, 4 मार्क आपके। पहला पॉइंट है क्या? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहां पे वेट ऑफ द पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां से वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता। दूसरे पॉइंट में ये इंडिपेंडेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। स्मॉल बॉडीज के केस में दोनों कोइंसाइड करते, लार्ज बॉडीज के केस में दोनों कोइंसाइड नहीं करते। ये रिफर कर रहा मास को और ये रिफर कर रहा वेट को। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद फ्यू एग्जांपल्स। तो अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो वेक्टर तो उसकी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हर पूरा चैप्टर में खाली क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला था क्या? हम एक फॉर्मूला लेके दो फॉर्मूले थे एंगल के, एक था कॉस थीटा और एक था साइन थीटा। कॉस थीटा लिए वक्त अपने को a डॉट b आया था ऊपर, साइन थीटा लिए वक्त आपको आता है a क्रॉस b। तो अपने को ये क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, तो अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद है तो डिफाइन तो आराम से हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो दो वेक्टर्स अगर आप कंसीडर करें a एंड b, दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या था? फिर से क्रॉस प्रोडक्ट किया था। तो हम लिखेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर बोले तो हम क्रॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर सेम, दूसरा नाम है उसका खाली। तो क्रॉस प्रोडक्ट बोले या वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन अ वेक्टर। दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आता? फिर से वेक्टर ही बनता। लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसको इक्वल है? मैग्नीट्यूड वो तो मॉड्यूलस को बोलते हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, ये दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट। इसको लेके के साइड में एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। तो मतलब कि दोनों वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट अगर करें हम, उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या बनता? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स और उसके बीच में साइन का एंगल, और साथ में आप देखेंगे कहीं पर एन कैप मिलता है आपको, तो वो एक यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? अब उन्हें पूछता है इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज से पहले इसके एग्जांपल्स देख लो।
दो एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें पोजीशन वेक्टर का, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और हम उसको करें फोर्स वेक्टर का, तो ये बनाता आपको टॉर्क। क्या बनाता? टॉर्क। टॉर्क का सिंबल है टाउ। क्या बोलते हैं इसको हम? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर गिव्स टॉर्क। आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टाउ। और एक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम गिव्स एंगुलर मोमेंटम। आर क्रॉस पी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? पी होता लीनियर, एल होता एंगुलर। एंगल के टर्म से आ रहा हूं मैं अभी ये देख लो खाली डेफिनेशन। अब आपको इसके पूछता हूं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बड़े ही सिंपल है। मैथ्स में 2 into 3 क्या होता? 3 into 2 क्या होता? मतलब आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेक्टर्स में है। अगर हम ए क्रॉस बी करें तो बी क्रॉस ए को कभी इक्वल नहीं हो सकता। इंस्टेड उन्हें इक्वल होता माइनस बी क्रॉस ए को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको? मतलब एक टर्म्स आगे पीछे अगर करे तो आंसर सेम आता है। क्या पूछा? तो ये नहीं आता। तो यहां लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है ये? सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर हम ये वाला देख रहे हैं तो अपन नॉर्मल मैथ्स में क्या करते हैं? ए क्रॉस बी लिखते, फिर बीच में कौन है? क्रॉस, फिर हम क्या करते हैं? ए क्रॉस। तो यस, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करने वाला है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं यहां पर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्रीज, या बोलो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कैसा निकाले? ये फॉर्मूले से निकाले। साइन 90 का आंसर क्या होता? 1। तो अगर ये 1 हो गया तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता। वैसे ही इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्रीज, जिसको बोलते हैं पैरेलल केस। 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, 0 डिग्री है तो पैरेलल बोलते हैं। टू वेक्टर्स आर पैरेलल, साइन अगर 0 डाला मैं तो ये आंसर 0 हो जाता। तो इसका फाइनल आंसर भी क्या होता? परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम आंसर, पैरेलल है तो मिनिमम, विच इज 0। क्लियर है भी है? फिफ्थ पॉइंट, अगर अपने पास 3 वेक्टर्स है आई जे के, तीनों को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर्स। आई एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे एक यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस एंड के एक यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 0। आई क्रॉस जे, देखो साइक्लिक ऑर्डर में देखो, आई जे के, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करे तो आंसर क्या आता है आपको? जे और के का करे तो क्या आना चाहिए? और के और आई का करे तो क्या आना चाहिए? दैट्स इट। ये इसके 5 प्रॉपर्टी। समझ में आया आंसर ये? जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2। एंगुलर वेलोसिटी डिराइव v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क, और उन दोनों के बीच का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करो बोलता हूं। तो फर्स्ट देख लेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी से पहले टर्म्स क्या है वो चेक करेंगे। लीनियर एंगुलर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं हम? एस बोलते हैं या फिर एक्स बोलते हैं, लेकिन एंगुलर में क्या बन जाता है? थीटा। ठीक है, लीनियर में फाइनल वेलोसिटी कितनी होती? यहां पर होती ओमेगा। इनिशियल कितनी होती? यहां पर होता ओमेगा नॉट। क्लियर? यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता? ये होते लीनियर के टर्म्स। लीनियर मोमेंटम अगर p है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता? समझ में आया ये टर्म्स? ये आप लोगों को याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर एक और एक क्वेश्चन है। राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस बोल के पूछता है। नहीं होता इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस हिसाब से आपके पेपर्स आते बेसिक क्वेश्चन डाल लेता 4 मार्क्स के लिए आपको। तो एक क्वेश्चन क्या है? राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस
तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, तो लिख लेंगे हम द इक्वेशन ऑफ मोशन, द लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन बोल के 3 इक्वेशन लिख दिए। नाउ रिप्लेस s विथ थीटा, v विथ ओमेगा, u विथ ओमेगा नॉट, a विथ अल्फा। अगर मैं करा ये होता ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये होता थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये होता ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बस ये लिखने के 4 मार्क है आपको। वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। लिख दिया नाम है इसका, आपका 4 मार्क का आंसर खत्म है। समझ में आया? आता नहीं आया तो आप लोग करना क्या है मालूम है। चलिए अभी आ जाएंगे हम एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर के टर्म ज्यादा डिफरेंट है नहीं, लीनियर अगर मालूम है तो एंगुलर तो और आसानी हो गया अभी आपके। इसको रेट ऑफ चेंज करा डी बाई डी टी तो मिलता वेलोसिटी। इसके बाद यहां पर आने के लिए इसको अगर मैं रेट ऑफ चेंज करा तो मेरे को मिलता है क्या, एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा रिवर्स आ गया। तो अभी अपने को एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करो, बोला डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज विच इज डी बाई डी टी। क्योंकि मेरे को एंगुलर वेलोसिटी होना है तो मेरे को डिफरेंशिएट भी किसको करना पड़ता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करना पड़ता। तो मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करे तो लीनियर वेलोसिटी आती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करे तो एंगुलर वेलोसिटी आती। सिंपल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। नाउ डिराइव v इज इक्वल टू r ओमेगा। बड़ा ही आसान डेरिवेशन है। सपोज करो आपके पास एक पार्टिकल है p जो रोटेट कर रहा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, यानी पेरीमीटर पे, आउटर सरफेस पे। एक पार्टिकल p है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा, कहां पर, ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस हम क्या बोल रहे हैं, r। क्या है उसका रेडियस, चलो मान लो स्मॉल r, क्योंकि देखो r स्मॉल लेना है। ओके इसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बना, मतलब पहले पॉइंट P यहां था, फिर सपोज करो एक टाइम के बाद पॉइंट P यहां पर आ गया, तो ये पॉइंट A है पोजीशन, और ये पॉइंट पोजीशन B है, और ये पोजीशन O है, और ये कंसीडर ए पार्टिकल P मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। लिख दिए। नाउ आफ्टर ए स्मॉल टाइम पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। लिख दिए। उसके बाद में हुआ क्या, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो थीटा बोलेंगे, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको हम x बोलेंगे। समझ में आया? ये पूरा डिस्क्रिप्शन छोटा मोटा लिख दिए, जो अपन नॉर्मली उतार रहे, क्या सोच के उतारे आप, वही लिखना है आपको बस। एक पार्टिकल P था जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव हुआ, एक छोटे से टाइम के बाद पार्टिकल P A से B पे गया, वो जाने के दौरान उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बना और लीनियर बना x। अब अगर हम फॉर्मूला लेके थीटा का, वो होता आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये छोटे थे 8-9 में जब से पढ़ते हैं, अगर आप लोग पढ़े तो। थीटा ये है, आर्क की लेंथ कितनी मिली, x मिली, और उसका रेडियस कितना है, तो क्या थीटा की वैल्यू x बाय r बन गई। अगर मैं r को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये r थीटा हो गया इज इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किससे डिफरेंशिएट करेंगे हम यहाँ पर, टाइम से डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, सुन लो बेसिक फिजिक्स, वो हमारे बाईपीसी वाले, डी बाई डी टी इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएट। डी को डेरिवेटिव बोलते हैं, अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करें तो बाई डी टी आता नीचे। अच्छा कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई होता नहीं, तो क्योंकि आर एक कांस्टेंट है, बाहर रखा हमने, थीटा एक वेरिएबल है, इस पे आ गया टी, डी बाई डी टी, और ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स। क्लियर है ये? अगर मैं इसको मेरे डेफिनेशंस पे आ गया, जैसा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोले हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी होता ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, एंगुलर वेलोसिटी आई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, लीनियर वेलोसिटी। तो वहां से आ गया अपना आंसर v इज इक्वल टू r ओमेगा। क्लियर है डेरिवेशन ये? नेक्स्ट आपको पूछता हूं, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम। तो अभी देखो जैसा यहां पर है,
इसको डिफरेंशिएट करें ओमेगा आया, ओमेगा को डिफरेंशिएट करो अल्फा यानी एक्सेलरेशन आता। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी को हम बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लिखो डी ओमेगा बाई डी टी करने पे आपको आता एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड टॉर्क कैसा आता? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज, अच्छा ये यार हटा ही देंगे, डेफिनेशन क्या हो गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को बोलेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एल को हम बोलेंगे टॉर्क। अब उन्हें पूछता दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो दोनों के बीच में रिलेशन जानने से पहले L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये रिलेशन याद रखना है आपको। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन याद रख लिए। अपन एग्जाम में कैसा लिखना? वी नो दैट, ऑब्वियसली वी डोंट नो, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे लिखना है वी नो दैट बोल के स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। जैसा हम ये लिख दिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बना d बाई डी टी ऑफ एल, बिकॉज आई एक कांस्टेंट है बाहर रहता, d बाई डी टी ऑफ, नाउ वी नो दैट अगेन, ऊपर ही लिखे डेफिनेशन, वो फिर से कॉपी मारना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क हुआ, ये दोनों वैल्यूज को रख दो यहाँ पे, एल की जगह लिखेंगे टाउ और ओमेगा के डिफरेंशिएट की तरफ लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम करते हैं डेरिवेशन। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, एंगुलर मास, एंगुलर मास तो नहीं बोलेंगे बट वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता भी नहीं, तो उसको वैसे ही रख देंगे। समझ में आई? 4 आंसर्स में से मैक्सिमम है 2 तो पूछता हमेशा, लेकिन इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स भी है। अगर टाइम बचा आज के दिन तो हम आज ही कवर करेंगे, ठीक है, बट आखिरी में भी नहीं। सो नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन। यहां से आप लोग को मिलने वाला है एक एससीक्यू अगेन। टोटल हुए कितने अपने? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन जो भी करे अपन, 5 एससीक्यूज तो कवर हो गए, ये 6वां एससीक्यू होता अपना। यहाँ पर आपको 3 आंसर्स पढ़ना है, 3 एक्चुअल में 4 है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले 3 पढ़ना है। पहला है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड इसका एक्सप्रेशन, देन आता एस्केप वेलोसिटी एंड इसका एक एक्सप्रेशन, और बाकी जो थ्योरी आंसर है वो हम इसके बाद पढ़ लेंगे। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है क्या? एक ऐसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट ऑर्बिट के अतराफ फिरने में इस्तेमाल कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट revolving in the orbit is called as orbital velocity। ये अर्थ है यहां से यहां तक, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और ऑर्बिट की हाइट कितनी है? स्मॉल एच। सैटेलाइट अभी यहां पर है, सैटेलाइट ये ऑर्बिट में मूव कर रही, क्या स्पीड से मूव करे? वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेफिनेशन क्लियर है? चलिए अब यहां पे इसका कैलकुलेशन जो लिखते हैं, कंसिडर रेडियस ऑफ अर्थ क्या बोलेंगे हम? कैपिटल आर। रेडियस ऑफ सैटेलाइट क्या बोलेंगे हम? आर प्लस एच, बिकॉज सेंटर से लेना है। आर यहां से अर्थ का हो गया, लेकिन ऑर्बिट कहां है? सैटेलाइट का है, ऊपर है, तो आर प्लस एच हो गया टोटल उसका रेडियस। अब मास ऑफ अर्थ कितना बोलेंगे हम? कैपिटल है, और मास ऑफ सैटेलाइट क्या बोलेंगे हम? ठीक है। अब यहां पर अगर कोई भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में अगर फिक्स फिरते रहना है, तो वहां पर उसको एक कंडीशन, एक प्रिंसिपल है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती, वो दोनों रहना इक्वल, ठीक है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल रहना है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता? जो फेंकती दूर, सेंटर से दूर फेंकती, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता? सेंटर की तरफ खींचती। तो जितनी खींचने की फोर्स और जितनी ढकलने की फोर्स है, अगर वो दोनों इक्वल है, तब उन्हें बोला कि सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते। यह है प्रिंसिपल उसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता mv²/r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। r लेकिन होता क्या? सैटेलाइट का रेडियस। तो कितना है वो?
आर प्लस एच। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना सेंट्रीपिटल का, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है, खींचना। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है, अपनी तरफ खींचना। तो क्या सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल दोनों इक्वल हो गए? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन आर है क्या, आर प्लस एच। समझ में आया? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन हम सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं बिकॉज उसका भी काम खींचना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। जी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल जी, और एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज कैपिटल जी। कैपिटल एम तो मास ऑफ अर्थ बोले हम, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट है, आर प्लस एच रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। अगर प्रिंसिपल अगर यूज कर रहे हैं वहां पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी पी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एच, और इसकी वैल्यू कितनी है, जी एम एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आर प्लस एच और ये स्क्वायर चले गया, यहां से m और यहां से m चले गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा। अच्छा, अब ये जो अर्थ का रेडियस है बहुत ज्यादा बड़ा है, एंड कंपेयर h की जो वैल्यू होती है ऑर्बिट की बहुत कम रहती है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, कैपिटल R जो है उसकी वैल्यू 1,00,000 है, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो h की वैल्यू सिर्फ 1 है। तो 1,00,000 में से 1 निकाले तो भी अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं उसको, 1,00,000 ही बोलते हैं। तो मतलब r में h ऐड करो या r में h निकालो, अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h को नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज r की वैल्यू h से बहुत बड़ी है, r इज मच 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 ग्रेटर देन h, तो हम यहाँ पर h को गायब कर दिए, तो v स्क्वायर क्या बना, देखो r बना, भाई स्क्वायर इधर आया तो क्या बना, रूट। अब एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर। तो gm की जगह क्या लिखेंगे आप, डिवाइडेड बाय क्या है, ये r और ये r गया, तो v की वैल्यू क्या बनी, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आया ये आंसर? अब आ जाएंगे बात एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए वेलोसिटी यूज करिए उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी होती आपके पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इतनी स्पीड से आप अर्थ से सैटेलाइट को फेंकना कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको कंप्लीटली एस्केप कर देना। अगर आप एक पॉइंट भी कम हो गए तो ग्रेविटेशनल फील्ड पुल कर लेती है, मतलब खींच लेती है जमीन की तरफ, तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड खींचने से पहले भाग जाना नहीं करते, तो वो होती है एस्केप वेलोसिटी। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीटली एस्केप, कहां से, फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होने वाली एस्केप वेलोसिटी, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इस पे भी एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हम। कैपिटल एम होता है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम होता है मास ऑफ सैटेलाइट, अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अब यहाँ पे कोई ऑर्बिट नहीं, सैटेलाइट यहाँ पर बैठी हुई है अर्थ की ग्रेविटेशन के बाहर। ठीक है, अब अच्छा कोई भी चीज नीचे से अगर ऊपर फेंके तो कौन सी होती हो, नहीं नहीं नहीं, एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है। नीचे से ऊपर जाने वाली कौन सी होती, काइनेटिक एनर्जी, नहीं पोटेंशियल। ऊपर से कोई चीज नीचे आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करे आप लोग, फ्रीली फॉलिंग बॉडी पोटेंशियल से कहां पर कन्वर्ट होती है ना, काइनेटिक में होती, और नीचे से अगर ऊपर गए तो कौन सी है वो, पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर सैटेलाइट नीचे से ऊपर जा रही तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा उसके अंदर, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां जाने के लिए, समझ में आया, ये आर और ये स्क्वायर कट गया तो बचा कौन, देखो ये था वर्क डन, लेकिन जो वर्क डन आया वो बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकने में आया, जिसमें लगी कौन सी एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल है, अगर सैटेलाइट को कंप्लीटली एस्केप होना है तो द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी सेम। जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी से लगी और जो पोटेंशियल एनर्जी थी दोनों क्या होना चाहिए, तब जाके वो बॉडी एस्केप कर सकती। तो इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जी एम एम बाई आर। क्लियर? ओके, यहां से ये m, यहां से ये एक m कट गया, ये 2 डिवीजन में था, ऊपर आके क्या बना, तो ये हो गया 2gm बाई आर। नाउ व्हाट इज gm, बात देखें, gm का फॉर्मूला है जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कौन है, r, और ये स्क्वायर कट गया, स्क्वायर इधर आके बना रूट 2gr। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप। समझ में आए दोनों आंसर से, ऑर्बिटल इज रूट जी आर एंड एस्केप इज रूट 2gr। क्लियर? अब आ जाएंगे एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, मेंशन इट्स एप्लीकेशन, मेंशन इट्स यूजेस बोल के बोलता हूं। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। क्या होती, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसके पूरे हरकत अपने अर्थ के बराबर है। लाइक अर्थ वो तो अपने ऐसे नहीं, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता, 24 आवर्स। तो जो सैटेलाइट भेज रहे हैं आर्टिफिशियल यहाँ से, उसका भी टाइम पीरियड कितना रहना, 24 आवर। एक सेकंड या एक मिली सेकंड भी आगे पीछे हो गया तो वो स्टेशनरी नहीं होती। अच्छा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जगह पे ठहरी हुई, लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स और उन्हें फिर रही मतलब ऑर्बिट में, तो उन्हें स्टेशनरी कैसा हुई, अर्थ के लिए स्टेशनरी है, दूसरों के लिए नहीं। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ। क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव टू अर्थ, सिर्फ अर्थ के लिए स्टेशनरी। व्हाई, बिकॉज अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे, जियोस्टेशनरी का भी 24 घंटे। लेकिन एक और एक मसला है, अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फिर रहा तो जियोस्टेशनरी को भी कैसा फिरना पड़ता, अगर यहाँ से फिरी तो स्टेशनरी हुई है नहीं, तो उसका डायरेक्शन क्या होता, वेस्ट टू ईस्ट ही होने वाला। व्हाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, artificial satellite which is relative, which is stationary relative to earth. The time period of geostationary satellite is 24 hours and it revolves from west to east. Clear है, इतना पूरा नहीं लिख रहे तो आप एटलीस्ट टाइम पीरियड मेंशन करना। टाइम पीरियड जियोस्टेशनरी का कितना है, 24 आवर्स है, which is same as अर्थ। ये आपका डेफिनेशन हुआ था। उसके बाद बोलता हूँ इसके यूजेस क्या क्या है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स होता है, अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए आपको क्या काम आती है, जियोस्पेशरी सैटेलाइट। इट इज यूज्ड टू स्टडी द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जमीन के अंदर जो मिनरल्स जो भरे हुए हैं पूरे कैसा मालूम होते हैं, जियोस्पेशरी सैटेलाइट। इट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनरल्स एंड ओर्स जो भी है प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये तो साइंटिफिकल मतलब ये बड़े बड़े काम हो गए। अब अगर नॉर्मल लाइफ में देख रहे अपन, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स, मिलिट्री पर्पस के लिए भी काम आता, मिलिट्री के कामों के लिए, और के लिए से टेलीफोन्स कॉल्स जो भी आप भर सकते हैं, और क्लाइमेट कंडीशंस को मालूम करने के लिए काम आता। समझ में आया? आपको एटलीस्ट एक 5 से 6 एप्लीकेशंस लिखना है इसके, जियोस्टेशनरी का डेफिनेशन लिखना है, खत्म आंसर। और इसमें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलता, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ टाइम, ये 3 लॉज आते हैं आपको, ये 3 लॉज के बारे में लिखना है। आसान आंसर है, अगर ये 3 पढ़ लिए तो केपलर्स लॉ देखो, अदरवाइज नो नीड टू सी। समझ में आया आंसर? तो यहां तक अगर आप पढ़ लिए और इंशाल्लाह इसमें से आ गया तो 6 से कुछ तो कवर्ड है आपके, फिर भी हम और 2 भी कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट यूनिट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहां से आता है कैसे क्यों, इसमें देखो क्वेश्चन में पहले टर्म्स क्या क्या है, एक आता स्ट्रेस और एक आता स्ट्रेन। स्ट्रेस होता फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, या बोलो फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता फोर्स बाय एरिया, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का डेफिनेशन, स्ट्रेन एक रेशियो है। क्या है रेशियो, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या है वो, ई बाई एल बोल लो या फिर उसको डेल्टा एल बाई एल बोलो, दोनों भी वही टर्म है। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ। अगर एग्जाम्पल ये लेंथ है एल, लेकिन आप इस पे लोड अप्लाई करें, ठीक है, लोड अप्लाई करें तो हुआ क्या, वो लेंथ थोड़ा एक्सटेंड हो गई,
राइट। एक इलास्टिक रबर या कुछ भी एक चीज है, लटका के अगर वेट छोड़ दिए तो उसकी लेंथ वही नहीं रहती, थोड़ी खींचे जाती है। तो यहाँ तक तो लेंथ कितनी है, एल है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया उसको बोलते हैं हम डेल्टा एल, या बोलते हैं हम ई, एलोंगेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन होता है क्या, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। क्लियर है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एक टर्म है, एक प्रिंसिपल है, हुक्स लॉ। उन्हें बोला कि जब तक इलास्टिक लिमिट है बॉडी में, यानी इलास्टिसिटी है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता, अगर आप कोई भी चीज पे लोड अप्लाई करें और लोड हटाने के बाद में उसकी लेंथ चेंज नहीं होना, जो ओरिजिनल लेंथ है वही वापस ओरिजिनल लेंथ रहना, मतलब 1% भी उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना, तो वैसे उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्लियर। तो उन्हें बोला हुक्स लॉ कि जब तक इलास्टिक लिमिट है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जितना स्ट्रेस बढ़ा उतना स्ट्रेन बढ़ता, और जितना स्ट्रेस कम हुआ उतना स्ट्रेन कम होता। लेकिन कब तक होता है ये, विद इन इलास्टिक लिमिट में ही होता। तो एक क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, एग्जामों से पहले जो होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं, वो अपना वाला स्ट्रेस है। तो नॉर्मली स्ट्रेस क्या है सॉलिड्स में, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, F by A, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, एक फोर्स। अब यहां पर देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता, एक होता टैंजेंशियल या बोलो शियरिंग स्ट्रेस, और एक होता वॉल्यूमेट्रिक या बोलो उसको बल्क स्ट्रेस। ठीक है, एक होता लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता शियरिंग, और एक होता वॉल्यूमेट्रिक या बोलो इसको बल्क, या बोलो इसको टैंजेंशियल। अब तीनों का डेफिनेशन क्या होता है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ वाइज डायरेक्शन, कोई भी बॉडी के, कोई भी इसके वायर के, अगर हम उसके लेंथ के अलोंग फोर्स अप्लाई करें तो उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इफ द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग इट्स लेंथ देन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता, वही फोर्स बाय एरिया। लेकिन ये स्ट्रेस क्या करता, ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता अलोंग इट्स लेंथ। देन डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, जो एक्सटेंशन पार्ट हो रहा है खींचे जा रहा। अब शियरिंग स्ट्रेस या टैंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता, इफ द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं हम, एक्स वाई प्लेन होता, वाई जेड प्लेन होता, जेड एक्स प्लेन होता, एक्स वाई जेड बना तो पूरा वो स्पेस बन जाता। ठीक है, तो अगर हम अलोंग द प्लेन अप्लाई कर रहे हैं तो वो होता लॉन्ग शियरिंग स्ट्रेस। उसका फॉर्मूला क्या है, वही फोर्स बाय एरिया। लेकिन वो डिफॉर्मेशन क्या प्रोड्यूस करता, डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस अलोंग इट्स प्लेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा, अलोंग द लेंथ वाइज डिफॉर्मेशन हो रहा, और शियरिंग में क्या हो रहा, अलोंग द प्लेन डिफॉर्मेशन हो रहा। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। आपको बस सारे नाम मेंशन करना है, अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द प्लेन टैंजेंशियल, अलोंग द वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक। फॉर्मूला सबका सेम, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। डिफॉर्मेशन क्या हो रहा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा लेंथ में, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा प्लेन में, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा अलोंग द वॉल्यूम। क्लियर है। देन आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट आंसर पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, बिहेवियर ऑफ वायर अंडर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड। अगर लोड इंक्रीज होते गया तो बॉडी का बिहेवियर यानी वायर का बिहेवियर कैसा है पूछ रहा। जैसा कि एक वायर है, ठीक है, इसके ऊपर पहले हम एक छोटा सा वेट अप्लाई करें तो क्या होता मालूम, वायर थोड़ा खींचे जाता, राइट। लेकिन वो लोड हटाने के बाद इतना बराबर का हिसाब का लोड रहता कि लोड हटाते कि वापस से वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ ले लेता। अगर ओरिजिनल लेंथ ले लिया तो वो होती इलास्टिक लिमिट, मतलब अभी तक उन्हें इलास्टिक लिमिट में। और अगर इलास्टिक लिमिट है तो उन्हें हुक्स लॉ ओबे कर रहा। हुक्स लॉ ओबे करा मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका ग्राफ उतारूं यहां पर स्ट्रेस और यहां पर स्ट्रेन, तो एक वायर था स्टार्टिंग का कैसा था, उसका था दोनों भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक पॉइंट तक क्या होता दोनों, अच्छा प्रोपोर्शनल बताने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ता, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं रहती, कर्व नहीं आता। तो यहां से जो पॉइंट ओ था और जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलेंगे, ओ से लेके ए तक इलास्टिक लिमिट है। मतलब ये है कि उसका जब आप वायर हटा दिए तो उसका लेंथ चेंज होने वाला है नहीं,
और ये पॉइंट तक जो स्ट्रेस आ रहा, फिर उसका स्ट्रेस का भी काम नहीं करेंगे। अभी हम ये देख लेंगे कि ओ से क्या है, इलास्टिक लिमिट है। अब होता क्या, इसके आगे मैं अगर और थोड़ा वेट बढ़ा डाला तो अब यहां से डिफॉर्मेशन शुरू होता। इलास्टिक लिमिट ये पॉइंट, ये लोड तक थी, उसके बाद लोड बढ़ने के बाद यानी इलास्टिक लिमिट के आगे भी अगर लोड अप्लाई करें तो वायर तो नीचे आता, लेकिन जब हम लोड रिमूव करेंगे तो वायर उसकी ओरिजिनल लेंथ गेन नहीं करता, उसकी स्ट्रेच आता थोड़ा। यील्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, यील्ड, YEILD, यील्ड मतलब खींचे जाने को बोलते हैं। तो वहां पर जैसा इलास्टिक लिमिट खत्म हुई, प्रोपोर्शनैलिटी गई। प्रोपोर्शनैलिटी गई मतलब वो हो गया कर्व। यहां पर क्या हो रहा, अभी भी स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है उसके अंदर, दे आर इंक्रीजिंग बट विदाउट एनी प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसीलिए अपन दोनों को बढ़ाए, लेकिन क्या हुआ यहां पर, तो पॉइंट बी को क्या बोलेंगे हम, यील्डिंग। क्या बोलेंगे हम, यील्डिंग पॉइंट। और उसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, यील्डिंग स्ट्रेस। अच्छा, उसके बाद में अगर हम इसके बाद और लोड अप्लाई करें तो यहां पर क्या होता, स्ट्रेन तो गिर जाता लेकिन स्ट्रेस बढ़ता। तो एक पॉइंट आता है यहां पर ग्राफ में जहां पर हम बोलेंगे उसको सी, उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट पॉइंट। क्या बोलेंगे, अल्टीमेट पॉइंट पे होता क्या मालूम, एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट है वो जहां पर बॉडी एक मैक्सिमम वजन उठा सकती। जैसा कि एक नॉर्मल रबर बैंड लो, रबर बैंड को खींचो, छोड़ो, वापस ओरिजिनल लेंथ पे आया था, वो उसकी इलास्टिक लिमिट थी, उतना ही खींच सकते थे। उससे ज्यादा और खींचो तो क्या होता, रबर बैंड बड़ा हो जाता छोड़ने के बाद, मतलब वापस उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो उसको बोलते हैं यील्डिंग पॉइंट। उसके आगे और खींचे तो बीच में एक पतली लाइन आती, देखो वो उसका अल्टीमेट पॉइंट है, मतलब उसको उतना ही खींच सकते, उसके ऊपर उतना ही लोड अप्लाई कर सकते, उससे ज्यादा कर तो टूट जाने वाला है। तो वो पॉइंट जहां पर उन्हें मैक्सिमम लोड उठा सकता उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट पॉइंट। तो वो पॉइंट है यहाँ पर सी ग्राफ का। तो ये पॉइंट को बोलेंगे अल्टीमेट पॉइंट, और ये पॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है उसको बोलेंगे हम अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर हम अल्टीमेट स्ट्रेस यानी अल्टीमेट पॉइंट के आगे भी अगर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता, वो ब्रेक हो जाता। तो पॉइंट डी डिनोट कर रहा ब्रेकिंग पॉइंट। क्या डिनोट कर रहा, और वो पॉइंट पे स्ट्रेस क्या बोलेंगे हम, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो चार पॉइंट लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट इज OA, फ्रॉम O to A the wire has elastic limit and it obey Hooke's law, therefore the stress and strain increases with proportionality. The point is called as elastic point. If we apply load after elastic point, then the stress and strain move without any proportionality, ठीक है, and it does not obey Hooke's law. अब अपने ओन से लिख रहे हैं आंसर। The point at B is called as yielding point and the stress at this point is called like yielding stress. If we apply load after the yielding point, if we further apply the load after the yielding point, then the wire sustain maximum load. That side is called as ultimate point and the stress at this point is called as ultimate stress. Okay? If we apply the load beyond the ultimate point, then the wire breaks. That point is called as breaking point and the stress at this point is called as breaking stress. ये हो गया बिहेवियर ऑफ वायर अंडर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड। एक साथ में बढ़ाना है, हल्लो हल्लो करके बढ़ाना है, तो स्टेप्स क्या आ रहे हैं इसके अंदर, चार स्टेप मिल रहे हैं। क्लियर है ये आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम डिराइव्स, डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी and derive the equation for same. तो फर्स्ट थिंग, स्ट्रेन एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो देख लो आप लोग, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बस आपको स्ट्रेन एनर्जी में ये फॉर्मूला लिखना है, यही इसका डेफिनेशन है। अब इसमें डेरिवेशन जो करना है अपने को, सपोज करो एक वायर है, ऐसा बनो, या आप इसको वापस से ऐसे ही बना दो। टोटल लेंथ वायर की कितनी है, L, ठीक है। अगर हम ये वायर पे लोड अप्लाई करें तो इसकी लेंथ जो हो रही है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रही। तो यहां तक तो लेंथ उसकी L थी और यहां से यहां तक जो आया उसको बोलते हैं हम एलोंगेशन, ठीक है। लेंथ चेंज हुई, ये हो गया एलोंगेशन। अब
लेंथ चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आप देखो, इनिशियल पॉइंट पे कोई लोड था, इनिशियल पॉइंट पे कोई लोड नहीं था, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लोड इज 0 और यहां पर लोड अप्लाई करें, सपोज करो F बोलेंगे हम, फोर्स जो भी अप्लाई करे थे, ठीक है। तो फोर्स कितनी लेंगे हम, F लेंगे यहां पर बाई 2। वाई F बाई 2? क्योंकि अपने को इनिशियल एंड फाइनल दोनों का एवरेज लेना है। एवरेज में हम क्या करते हैं, कभी भी इनिशियल पॉइंट था 0 और फोर्स कितनी अप्लाई करें आप, F, दोनों को ऐड करके बाई 2 करना पड़ता। तो आंसर क्या बना इसका, तो एवरेज फोर्स कितनी लेंगे हम यहाँ पर, F बाई 2 लेंगे। क्लियर है? तो अच्छा इसका आंसर अपने पास है नहीं है, खैर बताया तो देख लो। तो एवरेज फोर्स कितनी ले लिया हम, F बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, यहां तक थी बॉडी राइट, एक्स्ट्रा क्या पार्ट आ गया उसका, ई पार्ट इज एक्स्ट्रा, तो क्या F बाई 2 इंटू ई बन गया, ये वर्क डन होता। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई 2 इंटू एफ इंटू ई। यहां तक क्लियर है? भी पहले तो लिख लेंगे वर्क डन का फॉर्मूला विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पर ले रहे हैं आप एवरेज फोर्स, इनिशियली उन्हें 0 था, प्लस उसके ऊपर एक वेट अप्लाई कर तो एफ फोर्स अप्लाई हो गई, तो 0 प्लस एफ बाई 2 हो गया, आंसर F बाई 2 आया। वो फोर्स लिख लिए यहां पर और डिस्प्लेसमेंट हो गया एलोंगेशन ई। अब या 1 बाई 2 अलग, F इंटू ई लिखे। ये वर्क डन को हम बोल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। जो एलोंगेशन फोर्स अप्लाई करने के बाद हुआ, उसको जो काम करने के लिए वर्क डन हुआ, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी। उसको लिखेंगे हाफ इंटू एफ इंटू ई। अब देखो हाफ इंटू, मैं क्या करूं इसको एफ बाई ए लिख रहा हूं, तो इंटू ए भी करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ ए करें हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ एल। क्लियर है यहां तक? अभी मल्टीप्लाई डिवाइड विथ ए, मल्टीप्लाई डिवाइड विथ एल, ये करने से हुआ क्या, देखो फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस बन जाता, राइट। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन बन जाता, ठीक है। और ये जो एरिया एंड लेंथ दोनों मिलते वो क्या बन जाता, वॉल्यूम। क्या बनता, बिकॉज एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका स्ट्रेन एनर्जी का आंसर। समझ में आया ये? लास्ट यूनिट है आप लोग को थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पेंडुलम क्लॉक के ऊपर। पेंडुलम क्लॉक जनरली गो फास्ट इन विंटर बट स्लो इन समर। फास्ट इन विंटर, स्लो इन समर, वाई पूछता हूं। तो एक लेके हुए सिंपल पेंडुलम का, जहां पर हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिराइव करते, उसका फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, राइट। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर हम यहाँ पे 2 पाई हटा दिए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हटा दिए कांस्टेंट है, तो t क्या बन जाता, प्रोपोर्शनल टू l। कहां पर है, ऊपर है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसा बोल सकते हैं, इनवर्सली। ऊपर रहा तो डायरेक्टली बोलते, डिनोमिनेटर में रहा तो हम इनवर्सली बोलते। डायरेक्टली का मतलब क्या है, इन्हें बढ़ा तो इन्हें भी बढ़ना, इन्हें कम हुआ तो इन्हें भी कम होना। इनवर्स में क्या होता है, रिवर्स, इन्हें बढ़ रहा तो इन्हें कम होता है, इन्हें कम हुआ तो इन्हें बढ़ता। अब बोलो जितना लेंथ बढ़ी टाइम पीरियड क्या होता, बढ़ता। जितना लेंथ कम हुई टाइम पीरियड क्या होता, टाइम पीरियड का बढ़ना कम होने का मतलब क्या, टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो 24 घंटे का दिन 25 घंटे का हो गया, तो वहां पर टाइम गेन हुआ या डिक्रीज हुआ, लूज करें हम टाइम या गेन करें। तो फास्ट गई या स्लो जा रही टाइम पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या होता, स्लो हो जाता, क्योंकि दिन बड़ा हो गया ना। जितना टाइम पीरियड बढ़ रहा उतना दिन स्लो जाता अपना, और जितना टाइम पीरियड कम हुआ उतना दिन अपना फास्ट जाने वाला। क्लियर है? अब यहां पर देखो, अपन दिन के उससे मने बोल रहे हैं, अपन पेंडुलम क्लॉक की बात करें। पेंडुलम क्लॉक गो फास्ट इन विंटर बट स्लो इन समर, एक्सप्लेन व्हाई। पहला पॉइंट लिख दिया अपन ये। अब विंटर के टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज होता या इंक्रीज होता, टेम्परेचर डिक्रीज होता।
और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ तो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होती, कैपिटल टी ले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम टेम्परेचर को टी बोल देंगे स्मॉल टी। टेम्परेचर विंटर में डिक्रीज होता, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ पेंडुलम आल्सो डिक्रीजेस। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड क्या हुआ, वो भी डिक्रीज हुआ। टाइम पीरियड क्या होता, ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यू टू विच द लेंथ ऑफ पेंडुलम आल्सो डिक्रीजेस, देयरफॉर द टाइम पीरियड डिक्रीजेस। तो टाइम पीरियड अगर डिक्रीज हुआ तो फास्ट जाता है स्लो जाता, अपन का दिन फास्ट जाता। तो हम बोलेंगे पेंडुलम क्लॉक गेन्स टाइम, सॉरी लूजेस टाइम, और बोलो गो फास्ट। 24 की जगह 23 घंटे हो गया तो टाइम लूज हुआ है गेन हुआ, लूज हुआ। लूज हुआ तो क्या हुआ, तेज चले गया उन्हें। क्लियर है। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ पेंडुलम आल्सो डिक्रीजेस। लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई वी लूज टाइम और वैसे गो फास्ट। अब अगर समर आ गया, समर के टाइम पे टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, राइट। तो उस वजह से लेंथ क्या हुई, टाइम पीरियड क्या हुआ। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, यहां पर गेन कर लिया उन्हें टाइम, इट गेन्स टाइम। और बोलो गो स्लो, दैट्स व्हाई फास्ट इन विंटर स्लो इन समर। क्या, पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक गो फास्ट इन विंटर एंड स्लो इन समर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। समझ में आया ये आंसर। हाँ, कोई भी चीज विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होती ठंडक से, टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपैंड होती है चीज, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर, एक और क्वेश्चन है वो आप लोग को और अच्छा दिखेगा अभी। एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामिलस किसको बोलेंगे हम, अजीब बिहेवियर। एनामिलस किसको बोलते हैं, तो पानी के अजीब बिहेवियर से एक्वाटिक एनिमल्स को क्या फायदा हो रहा पूछता हूं। इन व्हाट वे द एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज एडवांटेजियस टू एक्वाटिक एनिमल्स। तो पानी का अजीब बिहेवियर है क्या। अब देखो, कोई भी चीज अभी जैसा बोला मैं, टेम्परेचर कम करने पे क्या होती, कॉन्ट्रैक्ट होती, मतलब हेवी बन जाती, राइट। और गर्म करने पे क्या होती, एक्सपैंड होकर लाइट बन जाती, बराबर। लेकिन पानी का उल्टा कैसे, पानी सेम बिहेव करता, मतलब जितना उसको हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे पानी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता। क्या होता, पानी क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट, यानी डेंसिटी बढ़ रही है उसकी, अभी उन्हें हैवी होना शुरू होता। लेकिन ये सब प्रोसेस चलता कब तक, अंटिल 4 डिग्री सेल्सियस। पानी ये बिहेवियर फॉलो करता सिर्फ 4 डिग्री के तक। 4 डिग्री के बाद जितना आप उसको ठंडा करेंगे ना उतना लाइट होना पड़ता है। क्या हो जाता उन्हें, देखा गया तो ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब हैवी होना, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा। जैसा अपन 4 डिग्री के बाद उसको और ठंडा करेंगे उन्हें एक्सपैंड करना शुरू होता है। तो ये होता अजीब बिहेवियर। दूसरा, कोई भी लिक्विड ले लिया आप तो उन्हें हीट करने पे एक्सपैंड होता, कूल करने पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन पानी ये बिहेवियर फॉलो करता कहाँ तक, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आंसर में कैसा लिखेंगे, इन कोल्ड कंट्रीज। यहाँ पर अपने पास इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है मनाली कश्मीर जम्मू वो साइड जाना पड़ता। लेकिन हम कोल्ड कंट्रीज की बात करेंगे, जो नदी में पानी रहता, द वाटर इन द रिवर और लेक्स, वो क्या हो जाता, गेट्स कूल, ठंडा होता कोल्ड कंट्रीज में। ठीक है, तो वाटर क्या होना शुरू होता है, यहाँ पर वाटर स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस गोज ऑन कहां तक, until 4 डिग्री सेल्सियस। when the water reaches 4 डिग्री सेल्सियस it starts expanding। ठीक है, अब जैसा कि देखो पहला पॉइंट क्या लिखे हम, कोल्ड कंट्रीज में क्या होता, नदियों का पानी, द वाटर इन द रिवर गेट्स कूल्ड। सेकेंड पॉइंट, द वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स अंटिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं। अब अच्छा, इसका डायग्राम क्या है मालूम, सपोज करो कि रिवर है, जहां पर यहाँ पे बैठा हुआ है एक लेयर, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा, आगे जाते रहता। या नीचे का जो लेयर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है,
उसके ऊपर का जो लेयर है वो 3 डिग्री पे है, उसके ऊपर का 2 डिग्री, उसके ऊपर का 1 डिग्री, उसके ऊपर आ गया कौन, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पे आइस फॉर्म होना शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर एक्सपैंड होना शुरू होता। वाटर जैसा एक्सपैंड हुआ होते होते क्या होता है ना, लाइट बन जाता। अभी घर में आप फ्रिज में बर्फ जमाए, गौर करे होंगे, बर्फ जमाओ, जब हम आधे मतलब पूरा बनने से पहले जब बीच में जाएंगे, ऊपर का लेयर बर्फ बन जाता, लेकिन नीचे पानी रहता। गौर करे कभी, वो क्यों करे, देखा गया तो पहले नीचे से बनना चाहिए पानी, बर्फ ऊपर से नहीं बनता। तो कई को होता पानी के एनामलस बिहेवियर की तरफ से होता हो, क्योंकि पानी का जो ऊपर का लेयर, जिससे अपन ऊपर आते जाएंगे ना, ऊपर का लेयर लाइट होते रहता। ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा उससे लाइट है, ये उससे लाइट है, ये उससे लाइट है, उसके बाद में कंप्लीटली 0 डिग्री। तो यहां पर क्या होता, आइस फॉर्म हो जाती। The upper layers of the water get expand and becomes light, as a result of which the top layer is freezed and becomes ice. जैसा ये आइस बना, उन्हें प्रोटेक्ट करता। किसको प्रोटेक्ट करता, नीचे के लेयर्स को। फर्दर जो हीट है उसको नीचे आने देता नहीं उन्हें, तो उस वजह से क्या होता, ऊपर बर्फ रह जाती और नीचे पानी रह जाता। इससे हुआ क्या, जो जानवर है, जो पानी के मछलियां हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वो लोग नीचे सरवाइव कर सकते, क्योंकि ऊपर का लेयर जब बर्फ बन गया, नीचे का लेयर क्या बना हुआ आपका, पानी है। तो ये लेयर्स में आपको मिलते हैं वहां पर एक्वाटिक एनिमल्स। तो क्वेश्चन भी क्या है अपना, एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर फायदेमंद कैसा है पूछा एक्वाटिक एनिमल्स को। अब देखो सोच के बनाए होंगे कोई भी चीज बनाने वाले भी, मतलब पानी में जानवर को रखना है, अपने पास हीट है लेकिन वहां पर तो कोल्ड है, वहां पर तो जिंदा रहना है, तो कैसा रह सकते, ये पानी के अजीब बिहेवियर की वजह से। समझ में आया आंसर। अगर आंसर एग्जाम में आ भी गया तो आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है, ओन से भर सकते। पानी का अजीब बिहेवियर है क्या, 4 डिग्री तक उन्हें ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता, लेकिन 4 डिग्री के बाद एक्सपैंड होना शुरू होता, उल्टा रिएक्शन वहां सकता। उसके बाद में अपन ये लेयर्स बना, तो डायग्राम क्या है, कुछ भी नहीं है डायग्राम, 4 3 2 1 0, 0 पे बर्फ फॉर्म हो गई, उसकी वजह से नीचे पानी में जानवर सर्वाइव कर लिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आता अपना आज की क्लास का भी, एक्सप्लेन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन विथ एग्जाम्पल्स। तो ये 3 मेथड आप लोग 10th में पढ़े नहीं पढ़े। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट 3 तरीके से हो सकती है, एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन होता विथ मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब के अंदर के पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट है नहीं, फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। एग्जाम्पल होता है आयरन रॉड, रॉड को अब वो कोने पे हीट करना शुरू करो, होते होते क्या होता है, यहाँ का रॉड गर्म हो जाता, तो वो है ट्रांसमिशन ऑफ इट, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकल का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता। एग्जाम्पल भी आप लिखना आयरन रॉड का, व्हेन द रॉड इज हीटेड एट वन एंड इट गेट्स हीटेड एट द अदर एंड। ठीक है, ये क्या होता, विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, कन्वेक्शन क्या होता मालूम, ये होता प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन विथ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके एग्जाम्पल्स आप अजीब अजीब दिखेंगे आपको, सी ब्रीज, नदी समंदर के साइड होता पूरा, वो सब लिख देना, या फिर अपना नॉर्मल जब अपन चूल्हे पे पानी गर्म करते, वो भी एक कन्वेक्शन ही होता। कैसा, कभी अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर डाल के पानी गर्म करे, कभी इलेक्ट्रिक हीटर डाल के आप पानी गर्म करेंगे तो ऊपर का पानी आपको गर्म दिखता, नीचे का पानी क्या रहता, ठंडा रहता, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स नीचे के आप पहला, अच्छा हीटर कहाँ रहता, सबसे नीचे रहता, राइट, फिर भी पानी ऊपर का गर्म क्यों होता, जो मॉलिक्यूल्स पानी के नीचे रहते हैं ना, पहले वो हीट होते, हीट होके क्या करते, पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं जो गर्म वाले, और जो वजन वाले पार्टिकल्स है वो कहां चले जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो काम क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, राइट, पार्टिकल गर्म हुए ऊपर है, ठंडे पार्टिकल्स नीचे चले गए, तो ये भी एक कन्वेक्शन का एग्जांपल होता है, लेकिन हम अच्छा वाला दिए तो सी ब्रीज बोल के दे देना, ठीक है। अब आ जाता रेडिएशन, इसमें पार्टिकल्स है लेकिन उन लोगों का मूवमेंट नहीं है, हीट वैसा ट्रांसफर हो रही है, इसमें भी पार्टिकल्स है और यहाँ पर पार्टिकल्स के मूवमेंट से हीट ट्रांसमिट हो रही, लेकिन यहाँ पर कोई पार्टिकल है ही नहीं बीच में, कोई मीडियम ही नहीं है बीच में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। Process of transmission of heat without movement of particles is called conduction. Process of transmission of heat with actual movement of particles is called convection.
प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इट विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड एज रेडिएशन। एग्जाम्पल, जो अर्थ अपना हीट रेडिएशन रिसीव कर रहा सन से, कोई मीडियम है उसके बीच में, डायरेक्टली अर्थ रिसीव कर रहा हीट रेडिएशन, कहां से? सन से। एग्जाम्पल वही लिखना है आपको, अर्थ रिसीव्स हीट रेडिएशन डायरेक्टली फ्रॉम द सन। क्लियर है ये आंसर? ये तीन आपको ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, मोस्टली ये रिपीट होने वाले आंसर है तीनों भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।